दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, जैसा कि पिछली बार मैंने वीडियो में बताया था कि मैं अब कुछ उन राज्यों के बारे में बातचीत करूंगा जिनमें हाल में ही चुनाव होने हैं। पहले मैंने यूपी के बारे में बात की और उसके बाद बिहार के बारे में आपको अपना अनुभव, अपना विचार बताए कि किस तरीके से हालात जो बिहार में बदल रहे हैं उसको लेकर पूरी एक विवेचना मैंने करके बताई। अब आज हम बात करेंगे महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र, जहाँ पे इस समय भाजपा, शिवसेना, शिंदे ग्रुप और एनसीपी अजीत पवार ग्रुप के साथ मिलकर सरकार चला रही है। दोस्तों, 2019 में जब चुनाव हुए थे विधानसभा के, तब तक महाराष्ट्र की राजनीति एक अलग तरीके की थी। वहाँ पर 3 या 4 ही पार्टी हुआ करती थी, जैसे कि एनसीपी शरद पवार की पार्टी होती थी और शिवसेना उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में काम करता था। लेकिन जैसे ही 2019 में शिवसेना ने महाविकास अघाड़ी के साथ मिलकर सरकार बनाई, उसी समय से भाजपा और शिवसेना के बीच में तलवारें खिंच गई। हुआ यूँ कि 2019 के चुनाव में एनडीए में शिवसेना और भाजपा ने मिलकर चुनाव लड़ा, लेकिन जब सरकार बनाने की बात आई तब दोनों के बीच में तनातनी हो गई। शिवसेना चाहती थी कि इस बार प्रदेश में उनकी पार्टी का नेता सीएम बने, लेकिन वहीं दूसरी तरफ भाजपा इस बात पर अड़ गई कि उनको अपने नेता यानी भाजपा के नेता देवेंद्र फडणवीस को ही मुख्यमंत्री बनाना है। बात इतनी बड़ी कि आपस में 25-30 साल पुराना समझौता यानी गठबंधन टूट गया और भाजपा और शिवसेना आमने सामने खड़ी हो गई। शिवसेना ने महाविकास अघाड़ी में शरद पवार की पार्टी एनसीपी और कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार चलाई और ठीक ठाक सरकार चल रही थी कि 2.5 साल के लगभग भाजपा ने एक षड्यंत्र रचकर, षड्यंत्र इसलिए कहेंगे कि भाजपा के नेताओं ने मिलकर शिवसेना के कुछ नेताओं को अपने साजिश में शामिल कर लिया और उनकी सरकार को गिरवा दिया। सरकार तो गिरी, साथ में उनकी पार्टी के भी 2 फाड़ करवा दिए। यानी शिंदे गुट जो एकनाथ शिंदे थे, उन्होंने भाजपा ने उनको सीएम के रूप में प्रोजेक्ट कर दिया और सीएम बनकर भाजपा ने शिंदे के एक गुट को असली शिवसेना बनवा दिया और उद्धव ठाकरे, जो कि बाला साहब ठाकरे के लड़के थे और शिवसेना की जो स्थापना थी वो बाला साहब ठाकरे ने की थी, लेकिन राजनीतिक षड्यंत्र और चुनाव आयोग के अधिकारियों से मिलजुल कर ये असंभव काम भी सरकार ने यानी केंद्र सरकार ने मिलकर करवा दिया। चुनाव आयोग ने शिंदे गुट को असली शिवसेना बताया और उद्धव ठाकरे की शिवसेना को ये बताया ये नई पार्टी के रूप में उनको सिंबल अलॉट किए गए और शिवसेना के शिंदे गुट की शिवसेना को उनके पुराने चुनाव चिन्ह और झंडे को दिया। ठीक ऐसा ही भाजपा ने एनसीपी के साथ किया। एनसीपी के नेता अजीत पवार को अपने साथ मिलाया और शरद पवार की पार्टी को भी ठीक शिवसेना की तर्ज पर तोड़ दिया। शिवसेना और अजीत ग्रुप के एनसीपी मिलकर इस समय सरकार चला रहे हैं। जिस तरीके से जो हालात दिख रहे हैं, जो पुरानी असली पार्टियां थी इस समय वो नकली पार्टी के रूप में जानी जाती हैं, लेकिन जनता ने उनको ये बता दिया है, साजिशकर्ताओं को बता दिया है कि जो असली है वो असली ही रहेगा। यानी लोकसभा चुनाव में जो हालात दिखे उसमें शिंदे गुट और अजीत गुट के प्रत्याशियों को वो सफलता नहीं मिली जो कि उनको उम्मीद थी। उनको लग रहा था कि उनकी पार्टी के पास पुराने सिंबल हैं, पुराने झंडे हैं, जिसके आधार पर वो जनता उनको असली मानकर वोट करेगी और लोकसभा में किरकिरी हुई, एनडीए की किरकिरी हुई, यानी शिंदे गुट की शिवसेना और अजीत गुट के एनसीपी के सदस्यों के साथ उम्मीदवारों को बहुत भारी क्षति उठानी पड़ी। इतना ही नहीं, भाजपा को भी भारी नुकसान हुआ।
भाजपा ने 28 जगह पे उम्मीदवार खड़े किए थे, उनके केवल 9 सांसद ही जीत सके। ठीक वैसा ही हाल शिवसेना शिंदे गुट के उम्मीदवार केवल 7 सीट पर ही जीत पाए। वहीं दूसरी तरफ महाविकास अघाड़ी के रूप में कांग्रेस, शिवसेना, यूबीटी और शरद पवार गुट एनसीपी ने अच्छा प्रदर्शन किया और कांग्रेस को बहुत ज़्यादा सफलता मिली, उनके 13 सांसद जीत के आए। वहीं पे शिवसेना यूबीटी के 9 सदस्य सांसद जीत कर आए। इस तरीके से लोगों का भरोसा महाविकास अघाड़ी के साथ दिख रहा है। लेकिन जो अब सामने हालात हैं, जो विधानसभा के चुनाव आने वाले हैं, वहाँ पे ये साफ दिख रहा है कि जनता को बीजेपी को नकार दिया है। उनकी हालत बिल्कुल ऐसे कर दी है कि जैसे जो दूसरे अपनी सत्ता के लालच को पूरा करने के लिए दूसरे की पार्टी को तोड़वाते हैं। जनता ने उनको लिए साफ ये संदेश दे दिया है कि बीजेपी को वो अब पार्टी यहाँ पर पनपने नहीं देंगे। 3 या 4 महीने बाद महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव होने हैं और महाविकास अघाड़ी के तीनों दल शिवसेना, उद्धव गुट, एनसीपी, शरद पवार और कांग्रेस मिलकर विधानसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं और उनने यह ऐलान कर दिया है कि वो लगभग 250 से 200 के बीच में सीट जीतने जा रहे हैं। जिस तरीके से जो लोकसभा में चुनाव में परिणाम आए हैं, उससे साफ जाहिर हो रहा है कि महाविकास अघाड़ी की सरकार बनने जा रही है। वहीं पे भाजपा ने अपनी चालें चलते हुए एकनाथ शिंदे को अब ये मुख्तियार बना दिया है कि आगामी चुनाव, विधानसभा चुनाव के लिए अब एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। यानी वहाँ जो भाजपा का लोकल लीडर है देवेंद्र फडणवीस और बहुत सारे नेता जो कि विधानसभा चुनाव के लिए नेतृत्व करने की क्षमता रखते थे, उनको साइडलाइन करते हुए ये एक ऐलान कर दिया है या 2-4 दिन में ये पब्लिकली कह दिया जाएगा। इन्हीं सब बातों को लेकर पूर्व गृह राज्य मंत्री माधव किन्हालकर ने इस्तीफा देते हुए साफ साफ ये कह दिया कि दूसरी पार्टी के लोग आते हैं और यहाँ पर यहाँ आती है पार्टी उनको तुरंत राज्यसभा भेज देती है। और उन्होंने इसके लिए एग्जाम्पल बताया कि जिस तरीके से अशोक चौहान जो पूर्व में कांग्रेस नेता थे और सरकार में मंत्री थे, उनको बुला के अपने यहाँ से राज्यसभा में भेज दिया। ये बात उनको बहुत खली और उन्होंने साफ साफ कह दिया कि यहाँ पे पुराने कार्यकर्ताओं की कोई वैल्यू नहीं है। देशात इंडिया आघाडी आणि महाराष्ट्रात महाविकास आघाडीनं हिंदुत्वाची अख्खी व्याख्याच बदलून टाकली। राहुल गांधींच्या मते हिंदू हिंसक आहेत आणि उद्धव ठाकरेंचं याला समर्थन आहे, म्हणजे त्यांच्या मतेही हिंदू हिंसकच। राहुल गांधी म्हणे हिंदू लोक मंदिरात महिलांना छेडतात, उद्धव ठाकरे यावरही गप्प बसले, म्हणजे कहरच आहे। अहो हे म्हणजे पार आमच्या महाराष्ट्राला, आमच्या संस्कृतीला नावं ठेवून राहिले। बरं यांचे नेते सभागृहात शिवीगाळ करणार, महिलांचा अपमान करणार, लाडकी बहीण योजना आणली तरीही यांच्या पोटात गोळा आला। म्हणजे उद्धव ठाकरे आता सत्तेसाठी सगळा इमानच विसरून बसलेत जणू। बाळासाहेबांनी पेरलेली मराठी अस्मिता, आपली संस्कृती आणि आया बहिणींचा मान या सगळ्यावर उद्धव ठाकरेंनी फक्त आणि फक्त सत्तेसाठी पाणी सोडलंय। शरद पवार वारंवार सलोख्याची भूमिका म्हणतायत, पण आज त्यांच्या आज शरद पवारांनी वारंवार सलोख्याची भूमिका घ्या असं सांगितलं, मात्र आज त्यांचे देखील नेते आले नाहीत। उद्धव ठाकरे गटाचे अनिल परब असतील, सगळे नेते विधान परिषदेच्या बैठकीला बसले। मला याच गोष्टीचं आश्चर्य वाटतंय। किमान मला ही अपेक्षा होती की पवार साहेब तरी या बैठकीला येतील किंवा त्यांचे प्रतिनिधी तरी येतील, कारण त्यांनी वारंवार ही भूमिका मांडली की 2 समाजामध्ये समन्वय साधा। परंतु मला असं वाटतं की आजचा सगळा जो काही प्रकार आहे, जाणीवपूर्वक महाराष्ट्र पेटत राहिला पाहिजे आणि पेटत्या महाराष्ट्रावर आपली राजकीय पोळी भासता आली पाहिजे, अशा प्रकारचा प्रयत्न विरोधी पक्षांनी केलेला आहे।
राहुल गांधी का हिंदू विरोधी चेहरा फिर हुआ उजागर। अयोध्या में राम मंदिर के लिए हुई कार सेवा पर उठा दिए सवाल। राहुल ने खुद को बताया राम जन्मभूमि आंदोलन से भी बड़ा। मगर मैं आपको ये कहानी क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि जो मूवमेंट अडवाणी जी ने चालू की थी, उस मूवमेंट को जिसका सेंटर अयोध्या था, उस मूवमेंट को इंडिया गठबंधन ने अयोध्या में हरा दिया है। हिंदू विरोधी राहुल को हिंदू समाज हिंसक लगता है। राहुल उन लोगों का समर्थन भी करते हैं जो हिंदू धर्म को डेंगू मलेरिया बताते हैं। राहुल की पार्टी ने तो प्रभु श्री राम के अस्तित्व पर ही सवाल उठा दिए थे। कांग्रेस ने जब राम मंदिर का विरोध किया तब भी राहुल चुप थे। कांग्रेसी नेता ने जब ये कहा कि गीता जिहाद सिखाती है, तब भी राहुल गांधी चुप थे। भगवा आतंकवाद की झूठी थ्योरी भी कांग्रेस सरकार में ही गढ़ी थी, तब भी राहुल चुप थे। वो इसलिए चुप थे क्योंकि वो खुद हिंदुओं के खिलाफ नफरत की दुकान चला रहे थे और आज भी उसी नफरत की दुकान में हिंदू विरोध का सौदा कर रहे हैं। दूसरी तरफ शिव जी कहते हैं डरो मत, डराओ मत, अभय मुद्रा दिखाते हैं, अहिंसा की बात करते हैं, त्रिशूल को जमीन में गाड़ देते हैं, और जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत, असत्य सत्य असत्य। विषय बहुत गंभीर है। पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना ये गंभीर विषय है। मैं पंजाब में अग्निवीर के परिवार से मिला। छोटे से घर में अग्निवीर शहीद हुआ, लैंडमाइन ब्लास्ट में शहीद हुआ। मैं उसे शहीद कह रहा हूँ, मगर हिंदुस्तान की सरकार उसे शहीद नहीं कहती। नरेंद्र मोदी उसे अग्निवीर कहते हैं। उस घर को पेंशन नहीं मिलेगी। पूरा देश जानता है कि स्कीम प्राइम मिनिस्टर का ब्रेन चाइल्ड था, स्कीम सेना का ब्रेन चाइल्ड नहीं था। इनको अग्निवीर अच्छा लगता है, आप उसको रखिए, हम उसको बदल देंगे, हटा देंगे। अग्निवीर सेना के खिलाफ है, जवानों के खिलाफ है, देशभक्तों के खिलाफ स्कीम है। अग्निवीर यूज एंड थ्रो मशीन। देखो, एनडीए गवर्नमेंट गलती से बनी हुई है। मोदी जी को एक तो मैंडेट नहीं है और माइनॉरिटी गवर्नमेंट है। ये गवर्नमेंट कभी भी गिर सकती है। अब देखेंगे, हम ये नहीं बोलेंगे कि अच्छा, हम तो ये कहेंगे अच्छा चलने दो, देश के लिए अच्छा होने दो, देश मजबूत बनाने के लिए हम सब लोग मिलके काम करना चाहिए। लेकिन हमारे प्राइम मिनिस्टर की आदत ये है कि जो चीज ठीक से चलती है उसको चलने नहीं देते। लेकिन हमारे तरफ से हम पूरा देश को मजबूत करने के लिए कोऑपरेट करेंगे। नरेंद्र मोदी उसे शहीद नहीं कहते हैं, नरेंद्र मोदी उसे अग्निवीर कहते हैं। उस घर को पेंशन नहीं मिलेगी, उस घर को कॉम्पनसेशन नहीं मिलेगी। अध्यक्ष महोदय, मैं नेता प्रतिपक्ष से अनुरोध करना चाहूंगा, गलत बयानी करके सदन को गुमराह करने की कोशिश। गलत नहीं है सर, गलत नहीं है सर। लेना चाहता हूं कि युद्ध के दौरान अथवा सीमाओं की सुरक्षा के दौरान यदि हमारा कोई अग्निवीर का जवान शहीद होता है तो उसके 1 करोड़ रुपए की धनराशि सहायता के रूप में उसके परिवार को मुहैया कराई जाती है। इस प्रकार की गलत बयानी से सभी को गुमराह करने की कोशिश नहीं की जानी चाहिए संसद में। उससे पहले भाजपा के पूर्व सांसद यानी सूर्यकांत पाटिल ने भी इस्तीफा दिया। वो 7 बार के सांसद थे। उन्होंने इस बात से नाराज होकर सभी पार्टी के सभी पदों से इसलिए इस्तीफा दे दिया कि वो 7 बार के सांसद रह चुके हैं और भाजपा ने यानी एनडीए की सरकार में उनको कोई भी जगह देने से कि कोई भी उनका मान नहीं रखा। उनको लगा कि ये उनके लिए एक अपमानजनक स्थिति है कि 7 बार का सांसद कैबिनेट में शामिल नहीं किया जाता है। इस बात से नाराज होकर उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। जिस तरीके से हालात दिख रहे हैं पिछले 1.5-2 साल से महाराष्ट्र की सरकार में, देवेंद्र फडणवीस जो कि एक 5 साल पूरे प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, उनको 2019 के बाद में एकनाथ शिंदे को सीएम बनाया और डिप्टी सीएम के रूप में देवेंद्र फडणवीस को वहाँ पर जाने पर मजबूर कर दिया। देवेंद्र फडणवीस काफ़ी अनमने ढंग से सरकार में शामिल हुए। उन्होंने पहले कहा कि वो बाहर से सपोर्ट करेंगे, लेकिन
ऊपर से जब दबाव पड़ा तो डिप्टी सीएम के पद पर जाने को तैयार हुए। लोकसभा के चुनाव के बाद जब रिजल्ट बहुत खराब आया तब जाकर उन्होंने अपने आप केंद्र नेतृत्व से कहा कि वो अपने पद से इस्तीफा देना चाहते हैं और आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारी करना चाहते हैं, ताकि उनका लोकसभा का जो नुकसान हुआ है वो आगामी विधानसभा चुनाव में उसकी भरपाई की जा सके। लेकिन सरकार ने केंद्रीय नेतृत्व ने उनका इस्तीफा नहीं स्वीकार किया और उनको ह्यूमिलेट करने के लिए यह ऐसा वातावरण बना दिया है कि जहाँ पर के एकनाथ शिंदे उनसे जूनियर होते हुए भी उनके मुख्यमंत्री यानी बॉस बने हुए हैं, और एक वो 5 साल के मुख्यमंत्री रहते हुए भी आज वो एक जूनियर पोस्ट पे हैं वहाँ पर। इस बात से भी देवेंद्र फडणवीस को काफ़ी अंदर ही अंदर घुटन हो रही थी। इस चीज़ को जानते हुए भी भाजपा ने, केंद्रीय नेतृत्व ने उनको उस पद से मुक्त नहीं किया, और ये इस बात के लिए बड़े अफसोस के साथ देवेंद्र फडणवीस को एक तरीके से नीचा दिखाने के लिए एकनाथ शिंदे को आगामी विधानसभा चुनाव के लिए उन्होंने उनको प्रभारी बना दिया है। और इससे ज़्यादा कष्टदायी बात देवेंद्र फडणवीस के लिए क्या होगी कि जो एक बार चीफ मिनिस्टर रह चुका है उस पर विश्वास न करके केंद्रीय नेतृत्व ने एक बाहर के आए हुए व्यक्ति को, दूसरी पार्टी के व्यक्ति को बुलाकर विधानसभा चुनाव की तैयारी कर दी। वहीं दूसरी तरफ चंद्रशेखर बावनकुले ने भी भाजपा के साथ में भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। इससे साफ जाहिर हो रहा है कि लोकसभा चुनाव के बाद महाराष्ट्र भाजपा में खलबली मच गई है। उनको लगने लगा है कि अब जो केंद्रीय नेतृत्व से जो आदेश आते हैं उनसे स्थानीय जो क्षेत्रीय नेता हैं उनका भविष्य अंधकार में दिख रहा है। ये देखा जा रहा है कि बाहर से लोगों को बुलाकर उनको सरकार में शामिल किया जाता है, लेकिन जो पुराने कार्यकर्ता या वरिष्ठ भाजपा नेता हैं उनको किसी न किसी तरीके से साइडलाइन किया जाता है। इस तरीके से महाराष्ट्र भाजपा में काफ़ी बेचैनी है। इसको लेकर चर्चा चल रही है, केंद्र में भी इस चीज़ को मालूम है, लेकिन इसके प्रति अभी उन्होंने कोई भी कदम उठाने की कोशिश नहीं की है। हालांकि भाजपा महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए बहुत ज़्यादा आशान्वित नहीं, क्योंकि उनको वहाँ की जो राजनीतिक उथल पुथल दिख रही है उससे उनको लग रहा है कि महाराष्ट्र में अब भाजपा बहुत अच्छी पोजीशन पर नहीं आ सकती है। इसलिए हार का ठीकरा फोड़ने के लिए उन्होंने एकनाथ शिंदे को साधा है और उनको ये कहा कि आपके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, और अगर आप वहाँ जिता सकते हैं तो आगामी आने वाले समय में भी आपको मुख्यमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट किया जा सकता है। लेकिन इस बात को लेकर वहाँ की स्थानीय प्रदेश भाजपा में काफ़ी कलह मची हुई है। उनको लग रहा है कि एक इतने विधायक होने के बावजूद हमारी पार्टी का नेता चीफ मिनिस्टर नहीं बना, और एक कम सीटों वाला जो दूसरी पार्टी का नेता है वो इसमें चीफ मिनिस्टर के रूप में काम कर रहा है। भाजपा लेकिन दूर की कौड़ी सोचती है। वो सोचती है कि ना तो खाएंगे और ना खाने देंगे। नहीं, निश्चित तौर पे वो ये भाजपा की ये योजना है कि वो एकनाथ शिंदे गुट और अजीत पवार गुट को बिल्कुल नेस्ता नाबूद कर दे, उनके आगे का भविष्य बिल्कुल चौपट कर दे। उसका कारण ये है कि अजीत पवार गुट अब महाराष्ट्र में शरद पवार गुट के साथ मिलने की कोशिश में है। उनको लगा था इस लोकसभा चुनाव में कि उनको 5-7 सीटें सांसद की आ जाएंगी, लेकिन जब रिजल्ट आया तो एकमात्र सीट पे ही जीत हासिल की। इससे भाजपा भी उनके प्रभाव को लेकर समझ गई कि एक अजीत पवार को अपने साथ रखना एक तरीके से बर्डन है, उनको किसी ना किसी तरीके से साइडलाइन करना है। वही हाल एकनाथ शिंदे का भी है। एकनाथ शिंदे ने 10 से 15 सीटों पे चुनाव लड़ा और उनको 7 सीटों पर फ़ायदा मिला। दूसरी तरफ जब नई कैबिनेट बनी तो मोदी जी ने उनके लड़के को उनको अपनी कैबिनेट में शामिल नहीं किया। इस बात से भी एकनाथ शिंदे को काफ़ी कोफ्त हुई और तभी से ये
बयानबाजियां होने लगी कि जो महाराष्ट्र में एनडीए को जो सफलता मिली वो बहुत बड़बोलेपन के बयानबाजी से था। उनको सबसे ज़्यादा नुकसान 400 पार के नारे से था, जिसकी वजह से एक गलत मैसेज गया जनता के बीच में और जनता ने उसका रिवर्स में जवाब दिया। यानी 28 सीट में से भाजपा को केवल 9 सीट पे संतोष करना पड़ा। वहीं पर एकनाथ शिंदे की पार्टी को केवल 7 सीट मिली। इस तरीके से महाविकास आघाड़ी, महायुति आघाड़ी पर पूरी तरीके से हावी होती दिखी। अब आने वाले चुनाव में भी लोग ऐसा ही कुछ परिणाम देंगे, ये बात भाजपा को समझ में आ गई है। मोदी शाह इस बात को पूरी तरीके से समझ चुके हैं। दिलचस्प बात यह है, महाराष्ट्र में जिन 28-30 सीटों पर प्रधानमंत्री मोदी ने रैलियां की, जनसभाएं की, वहां की अधिकांश यानी 25 सीटों पर प्रत्याशी हार गए। इससे साफ जाहिर हो रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी का जो हिंदू सम्राट और जो विश्व गुरु का जो नकाब था वो पूरी तरीके से नुच गया है। उनका असली चेहरा सामने आ गया है। इसलिए जनता ने उनको एक सबक सिखाने के लिए ऐसी वोटिंग की है जिससे कि इनकी असलियत सबके सामने आ जाए।